नमस्कार, 9 PM स्पेशल में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सुबह से शाम तक आप दुनिया भर की खबरें देखते हैं, खबरें सुनते भी हैं, लेकिन जो खबर आपको लगती है कि असल खबर है, इस खबर से मुझे खबर का नजरिया समझ आया, इस खबर ने मुझे सच से रूबरू करवाया। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको खबरों को जड़ से समझा सकें, ताकि दरअसल आपको सिर्फ खबर ही ना मिले, बल्कि आपको पूरी जानकारी मिले, आपको काम की जानकारी हो, ताकि कोई आपको गुमराह ना कर सके। इसलिए अफवाहों से दूर सीधा और क्लियर कट खबरों को जानते हैं। 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात और काशी दौरे की। मोदी ने आज गुजरात से किसानों को बड़ा संदेश दिया, साथ ही 60,000 करोड़ की बड़ी सौगात देकर 24 के चुनाव की पिच तैयार कर दी। मोदी आज रात काशी पहुंचने वाले हैं और कल काशी से मोदी पूरे पूर्वांचल को कैसे साधेंगे, ये हम आपको बताएंगे। इसके बाद बात होगी कांग्रेस के जजिया टैक्स की, जिसे कर्नाटक में लागू किया गया है। यहां मंदिरों से टैक्स वसूला जाएगा। क्या है कांग्रेस का तुष्टीकरण प्लान और कैसे हो रहा मंदिरों का अपमान, इसकी भी डिटेलिंग आपको बताएंगे। कर्नाटक के बाद आपको बंगाल लेकर चलेंगे, जहां एक बार फिर से संदेश खाली सुलग उठा है। संदेश खाली के लोगों को गुस्सा उनका 7वें आसमान पर है। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख फरार है, उसके भाई के ठिकानों को आज आग के हवाले कर दिया गया। संदेश खाली पर हर अपडेट आपके सामने होगी। तो 9 PM स्पेशल में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात और वाराणसी दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी 370 का टारगेट अचीव करने के लिए चुनावी पथ पर निकल चुके हैं। एक दिन में गुजरात के 4 इलाकों में तूफानी दौरे के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचने वाले हैं। गुजरात को मेगा गिफ्ट देने के बाद वाराणसी की बारी है। क्या है वाराणसी में पीएम मोदी का कार्यक्रम, आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात से देश की जनता, खासकर जो किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हैं, उन्हें क्या संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात सहकारी संघ के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेने के साथ 1200 करोड़ रुपए की 5 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अहमदाबाद के बाद मोदी मेहसाणा पहुंचे। सबसे पहले बलीनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद 8,350 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मेहसाणा में मोदी ने रोड शो भी किया। मेहसाणा के बाद प्रधानमंत्री नवसारी पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री की तरफ से रोड शो करने के साथ 17,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। नवसारी को मेगा गिफ्ट देने के बाद मोदी पहुंचे काकरापार। उन्होंने परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए रिएक्टर्स राष्ट्र को समर्पित किए। मोदी ने अपने मिशन गुजरात के दौरान किसानों को एक बड़ा संदेश दिया। अहमदाबाद में डेयरी किसानों से संवाद करते हुए मोदी ने कहा, हम अन्नदाता को ऊर्जादाता बना रहे हैं। नवसारी में भी पीएम ने किसानों को लेकर अपनी बात कही, लेकिन कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि उनकी जाति पर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। पीएम मोदी ने यहां से भी एक बार फिर से 400 पार का संकल्प दोहराया। सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। हम किसानों को सोलर पंप दे रहे हैं, खेत की मेड़ पर ही छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद दे रहे हैं। इसके अलावा गोवर्धन योजना के तहत पशुपालकों से गोबर भी खरीदने की व्यवस्था बनाई जा रही है। साथियों, आपने देखा है कि कैसे कांग्रेस के लोग मोदी की जाति को भी गाली देते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। भाई और बहनों, कांग्रेस के पास आज मोदी को गाली देने के अलावा देश के भविष्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है। तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटों को साधने के बाद पीएम मोदी काशी की धरा से आम चुनाव 2024 का शंखनाद करेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले उनके इस दौरे को अहम माना जा रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री का वाराणसी में कार्यक्रम क्या है, ये बताते हैं। प्रधानमंत्री 23 फरवरी यानी कल पूर्वांचल को 14,316 करोड़ रुपए से ज्यादा की 36 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें से 10,972 करोड़ रुपए की 23 योजनाओं का लोकार्पण और करीब 3,344 करोड़ रुपए की 13 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। पीएम मुख्य रूप से 23 फरवरी को 3 कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
सुबह BHU के स्वतंत्रता भवन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसमें संस्कृत विद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन स्थित मंदिर में जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ पीएम संत रविदास की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण भी करने वाले हैं और उसके बाद करखियाओं में पीएम अमूल के सबसे बड़े प्लांट बनास डेयरी का उद्घाटन करेंगे। बनास काशी संकुल 622 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इससे 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल पाएगा। प्रधानमंत्री करखियाओं में जनसभा भी करेंगे, जिसमें दुग्ध समितियों से जुड़े लोग, दुग्ध उत्पादक और किसान समेत लगभग 1 लाख लोगों के यहां पहुंचने का दावा है। मतलब एक बार फिर से किसानों को संदेश होगा, वो भी काशी से। महादेव की धरती से पूर्वांचल को साधने के लिए इस रैली में वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीटों से, इन मंडल की लोकसभा सीटों से किसान, योजनाओं के लाभार्थी और अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। यूपी में बीजेपी के मिशन 80 के लिए पूर्वांचल में बड़ी जीत जरूरी है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह से जानते हैं और ऐसे में एक बार फिर से वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को पूर्वांचल में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी और जौनपुर सीटें बीजेपी हारी थी। बात करेंगे कर्नाटक की, जहां कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार जजिया कर लगाने की तैयारी में है। वही टैक्स सिस्टम जो मुगल काल में गैर मुस्लिमों को देना होता था। आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मंदिरों के राजस्व 50% टैक्स लगाने का फैसला किया है। कर्नाटक सरकार ने 21 फरवरी को विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 पारित किया। इस बिल के मुताबिक मंदिरों के राजस्व पर 10% तक टैक्स वसूला जाएगा। बिल के मुताबिक अगर किसी हिंदू मंदिर का राजस्व 1 करोड़ है तो सरकार उनसे 10% टैक्स ले सकेगी। किसी इस बिल के मुताबिक अगर किसी हिंदू मंदिर का राजस्व 1 करोड़ है और तो इस पर 10% टैक्स ले सकती है सरकार। जिनका राजस्व 1 करोड़ से कम है लेकिन 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उनसे सरकार 5% टैक्स ले सकती है। इस नए बिल के अनुसार अन्य धर्मों के व्यक्तियों को मंदिर प्रबंधन का सदस्य बनने की भी अनुमति दे दी गई है। यानी मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग भी कर्नाटक के मंदिरों का प्रबंधन संभाल सकते हैं। इस विधेयक ने कर्नाटक का सियासी पारा हाई कर दिया है। बीजेपी ने इस प्रावधान को वापस लेने को कहा। बीजेपी ने इसे हिंदू विरोधी बिल बताया है। विजयेंद्र येदुरप्पा, पूर्व मुख्यमंत्री येदुरप्पा के बेटे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा राज्य में लगातार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है कांग्रेस सरकार, जिसने अब हिंदू मंदिरों के राजस्व पर टेढ़ी नजर डाली है और अपना खाली खजाना भरने के लिए हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक पारित किया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि टैक्स से वसूले गए पैसों का उपयोग दूसरे मकसद को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बीजेपी के इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने विजयेंद्र येदुरप्पा पर पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी पर धर्म को राजनीति में लाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि हिंदुत्व की सच्ची समर्थक तो कांग्रेस है, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। मंदिर पर टैक्स लगाने से पहले कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वहीं ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 10 करोड़ की लागत से मंगलुरु में भव्य हज भवन बनाने का भी बजट इसमें रखा गया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए सिद्धारमैया के बजट भाषण का बहिष्कार कर दिया था और मंदिर पर टैक्स लगाने वाले बिल पर सिद्धारमैया की सरकार लगातार घिरी हुई है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 34,000 से ज्यादा मंदिर हैं, जिसमें से होयसाला मंदिरों के पवित्र समूहों यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले का सुब्रमण्य मंदिर कर्नाटक के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। कोल्लूर में श्री मूकांबिका मंदिर और चामुंडी हिल मैसूर में भी श्री चामुंडेश्वरी मंदिर भी सबसे धनी मंदिरों में शामिल है। श्री कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर का राजस्व 123 करोड़ 64 लाख रुपए है। श्री मूकांबिका मंदिर की आय 59.47 लाख रुपए है।
श्री चामुंडेश्वरी मंदिर की आय 52,40,000 रुपए और सरकार की तरफ से इनको अब टैक्सेशन में किया जा रहा है। में जोड़ो यात्रा करके घूम रहे हैं और उनके ही कांग्रेस पार्टी के सरकार कर्नाटक में डीके शिवकुमार और अपने सिद्धरामैया जो उनके चुने हुए नेता हैं, वहां पर उनके लूट के लिए, उनके लूट की कमाई और उनके एटीएम को चलाने के लिए आज असेंबली में एक बिल लेकर आते हैं, कर्नाटका रिलीजन एंडाउमेंट बिल, जिससे वो हर मंदिर से, हर हिंदू डिवोटी के जो जिन्होंने पैसा दिया है मंदिर के उनके आस्था के लिए और उनके आस्था से 10% पैसा हर साल वो मंदिर से लूटेंगे और मंदिर से लूटकर अपने एटीएम को चलाएंगे। तो कर्नाटक में कांग्रेस मंदिरों पर टैक्स लगा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने ही केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनके कई खातों से 65 करोड़ से ज्यादा रुपए निकाल लिए गए हैं, जबकि आयकर रिटर्न से संबंधित मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अजय माकन का आरोप है कि इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कांग्रेस के बैंक खाते से 65.5 करोड़ रुपए चोरी कर लिए। कांग्रेस ने अब इस 65 करोड़ रुपए की वसूली के खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी ITAT का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने उन खाता धारकों और धनराशि की जानकारी भी साझा की जिनके खातों से पैसे निकाले गए। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, क्या कभी बीजेपी ने आयकर भरा है? सरकार विपक्षी दल से पैसे चुरा रही है। 65.88 करोड़ 65.88 करोड़ के ऊपर परसों भाजपा की सरकार, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने डाका डाल करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से हमारे को मेंबरशिप के माध्यम से, NSY के स्टूडेंट्स ने अपनी जेब खर्ची काट करके मेंबरशिप के माध्यम से क्राउड फंडिंग जिसका 95% 100 रुपए से कम हम लोगों के पास में आया था, वो पैसा हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो जमा था उस पे डाका डाल करके, चोरी करके वो पैसा मोदी सरकार अपने पास में लेकर के चली गई। वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया। शेखावत ने कहा कि क्या कोई राजनीतिक दल कानून से ऊपर है? कांग्रेस के आरोपों पर ये सुनिए। संविधान प्रदत्त प्रक्रिया और संसद के बनाए हुए कानून के तहत अगर किसी पर भी कार्रवाई होती है और कोई भी व्यक्ति अगर उस कानून का, कोई भी व्यक्ति, संस्था उस कानून का उल्लंघन करता है तो उसको मात्र इसलिए कि वो एक राजनीतिक दल है, इसके लिए उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न मैं आपके और आपके दर्शकों के बीच में छोड़ना चाहता हूँ कि वो ये तय करें कि क्या किसी भी राजनीतिक दल को, कि मात्र वो राजनीतिक पार्टी है, उसके कारण से, उसके चलते हुए कानून से ऊपर उठ करके और काम करने का अधिकार है। तो कांग्रेस के आरोपों पर हमने बात की पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर से। उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। जहाँ तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सवाल है और किसी के अकाउंट को सीज करने या फ्रीज करने का सवाल है, तो ये काम सर्च के दौरान होता है, जब उसके ऊपर रेड की जाती है और उसके यहाँ कम्प्रिहेंसिव सर्च की जाती है अंडर सेक्शन 132। उस हालत में उसको फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज करने का मतलब होता है कि उससे पैसा जिसका अकाउंट है वो उसको उसमें से निकाल नहीं सकता जब तक कि उसकी पूरी तरह छानबीन नहीं हो जाती। हाँ, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से किसी व्यक्ति के ऊपर टैक्स की डिमांड है पहले से, तो उस डिमांड को अगर वो पे करने से मना करता है नॉर्मल चैनल से, तो फिर उसका अकाउंट अटैच करके और उसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं और डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट खजाने में डाले जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बन गए हैं। बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़कर उन्होंने मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर की लिस्ट में एक बार फिर से टॉप पर अपनी जगह बनाई। इतना ही नहीं, उन्हें लोगों ने 77% की अप्रूवल रेटिंग दी है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता लगातार बने हुए हैं और पिछली रेटिंग में पीएम मोदी को 76% पॉइंट्स मिले थे। इस बार 77% रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से टॉप पर हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज 64% रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति 57% के साथ तीसरे नंबर पर, पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क 50% नंबर के साथ चौथे नंबर पर और ब्राजील के राष्ट्रपति
लुइस इनासियो लूला 47% रेटिंग के साथ नंबर 5 पर है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 37% पॉइंट्स के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 9वें स्थान पर हैं।